मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी बायोलॉजी की डेट आपकी क्लियर हो चुकी है। 4 और 5 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है। इसके लिए पूर्व में हुए जितने भी पेपर हैं, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, एलटी हो, जीआईसी हो, अदर किसी स्टेट का हो, तो घटना चक्र ने उन सभी प्रश्नों को समाहित करके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर आपके लिए अवेलेबल कराया है। मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। मेरा काम है उन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पे आपसे करवाना। आपको बता दें कि एग्जाम पॉइंट्स भी हमने जो है इसी तरह के प्रश्नों को कलेक्ट करके, जितने प्रीवियस में पेपर्स हुए हैं उन सभी प्रश्नों को कलेक्ट करके एग्जाम पॉइंट हमने आपके लिए तैयार किया है। वह भी हम आपको प्रदान करेंगे। पहले प्रश्नों के माध्यम से कुछ चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न पे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है कि जेनरा प्लांटेरम ये पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। जेनरा प्लांटेरम ये पुस्तक का नाम है। और जैसे ही आप जो है क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो पहला नाम ये आपके सामने आता है। इंग्लिश वर्जन में इसको अगर देखते हैं तो यहाँ दिया गया हु पब्लिश्ड जेनरा प्लांटेरम 1862 83, बेंथाम हुकर, एंगलर एंड प्रांटेल, जॉन हचिंसन, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्रोनक्वेस्ट, तख्ताजन और जो है तख्ताजान और डब्ल्यू जिमरमैन। तो अभी पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर आपके सामने है कि सब लोगों को याद भी है। जेनरा प्लांटेरम पुस्तक जो है ये बेंथम और हुकर की है और के द्वारा लिखी गई है, और ये 3 भागों में प्रकाशित हुई। बेंथम और हुकर द्वारा बीजी पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति का वर्णन इसमें किया गया है। कौन सी पद्धति है? प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम को प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड आपके सामने रखा गया है। देखिए, जेनरा प्लांटेरम 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। ऊपर डिस्क्रिप्शन आप पढ़ ही लिए, किसके किनके द्वारा लिखा गया था। तो जेनरा प्लांटेरम जो है ये पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई थी? बेंथम एंड हुकर द्वारा। हमने आपको कई बार बताया है कि हमारे प्रश्न 2 तरह के आते हैं, रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रिपीटेड प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो भाषा शैली के साथ उसी भाषा शैली के साथ रिपीट हो जाए, और रिलेटेड प्रश्न कहते हैं जब उन्हीं भाषा शैली में कुछ चीजें और जोड़ करके प्रश्न हमसे पूछ लिए जाए। सेम प्रश्न है, देखिए, कह रहा है जेनरा प्लांटेरम अपीयर्ड इन द 3 वॉल्यूम्स वाज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया था? बेंथम एंड हुकर द्वारा। और ये प्रश्न बिहार स्कूल टीचर परीक्षा 26/8/2023 को, यानी जो टीआरई फर्स्ट हुआ है उसी में प्रश्न पूछा गया है। और मैं भरोसे से कह सकता हूं कि इस पेपर का प्रश्न मैंने उस समय एग्जाम पॉइंट्स के माध्यम से करवाया था और सबने इसका लाभ जरूर पाया होगा, ये मुझे भरोसा है। देख पाइए, यहाँ पे यही प्रश्न आपके कुछ दिन पहले पूछे गए थे। यही प्रश्न रिपीट करके आपको दूसरी भाषा शैली के साथ वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जेनरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है? यह फिर वही प्रश्न है, आंसर तो वही रहेगा, बेंथम एंड हुकर। तो जहां डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है वहां पे हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न वही है कि जेनरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय, तो बेंथम एंड हुकर। ये प्रश्न कहां पूछा गया? पीजीटी बायोलॉजी में 2011 में बॉटनी में पूछा गया है। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। आप सब जानते हैं प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, ये जनरल चीजें हैं। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा। मोनेरा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, और क्या होता है मोनेरा? जल्दी बताइए। ये प्रोकैरियोटिक होता है, यूडी मल्टीसेलुलर होता है, इसमें शैलवाल पाई जाती है। लेकिन प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एनिमल आते हैं, और यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? प्रोटिस्टा। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, प्रोटोजोआ कहां रखा गया? तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा में रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। क्लास 11 की बायोलॉजी से सीधे सीधे, एनसीईआरटी की बायोलॉजी से सीधा सीधा प्रश्न आपके सामने रखा गया है। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे दी गई है, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, चीजों को समझ पाएंगे। कह रहा जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत विभाजन यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली व्हिटेकर द्वारा 1969 द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था। और कब दिया था? 1969 में ये प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकी
प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोश की सुकेंद्र की जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनमें समस्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले इस जगत में शामिल किए गए हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? विटेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को जो प्रोकैरियोटिक है यानी बैक्टीरिया जो है उसे कहां रखा गया? तो आप कहेंगे मोनेरा में रखा गया। कहां रखा गया? मोनेरा में रखा गया। ये राजस्थान पीसीएस लेक्चरर परीक्षा में 2015 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़िए। निम्न में से किस वर्ग की विद ने फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया? तो ये फिर बेंथम एंड हुकर है, प्रश्न भाषा शैली घुमा करके आपसे पूछ लिया गया। Which of the following taxonomists describe the classification of plant kingdoms in families and flowering plant? तो आंसर आपका सेम टू सेम है। अच्छा सॉरी, इसमें ये यहाँ का प्रश्न है, बॉटनी में पूछा गया, पीजीटी बॉटनी में बिहार में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न 15/12/2023 को पूछा गया था, यानी फर्स्ट वाले में। तो इसमें देखिए बेंथम एंड हुकर ने प्राकृतिक वाला दिया था, क्रॉनकेस्ट और हचिंसन, ये तीनों लोग हैं, इसलिए मोर देन वन का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक ऑप्शन एक्स्ट्रा होता है बिहार में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है हचिंसन और बेंथम एंड हुकर के द्वारा ये आपका बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों के बारे में भी बताया गया है। ब्रिटिश पादप शास्त्री जॉन हचिंसन की प्रस्तावित पादप वर्गीकरण प्रणाली की प्रस्तुत उनकी कालजयी पुस्तक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फूलों के पौधों के परिवार से हुई थी। हचिंसन द्वारा पौधों के वृक्षी स्वभाव और शाकी स्वभाव के विशेष महत्व दिया गया है। तो हचिंसन भी संबंधित हैं, और कौन संबंधित हैं? अब बेंथम एंड हुकर भी संबंधित हैं, इसलिए सही आंसर आपका क्या है? मोर देन वन का ऑप्शन आपके पास सही हो जाता है। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? कह रहा 2 एम्पायर्स हैं और 8 जगत हैं में किसने बांटा था, इसके बारे में आपको बताना है। एम्पायर्स 2 हैं और जगत 8 हैं, बताइए इसके बारे में। तो कह रहा है इसके लिए जो ऑप्शंस हैं आपके, आर्य छुटेकर हैं, हिकेल हैं, बोएज एंड अन्य हैं, और कैलिबियर स्मिथ हैं। तो आपका सही आंसर है कैलिबियर स्मिथ। अब कैलिबियर स्मिथ का ये प्रश्न पूछा गया 2016 में, क्या है आंसर, इसको देखते हैं। कैलिबियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स या महाजगतों, एम्पायर्स को सुपर किंगडम कहते हैं, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में विभाजित कहा कि समस्त जीवों को 2 भागों में बांट दो, प्रोकैरियोटा में और यूकैरियोटा में। बोएज तथा अन्य ने इनके स्थानों पर 3 डोमेन प्रस्तुत किया था। कोहार्ट के साथ सहसंबंध समूह है, यानी कोहार्ट्स ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड विथ, तो वंश के साथ, जात के साथ, गण के साथ, उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोहार्ट इज द ग्रुप ऑफ द कोरिलेटेड विथ जेनरा, स्पीसीज, ऑर्डर, मोर देन वन ऑफ द एबव और मोर देन यहाँ पे। अच्छा ये बिहार में पूछा गया प्रश्न है 15/12/2023 से 2023 में। इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है ये कोहार्ट के द्वारा जो कोरिलेटेड है वो कौन है? ऑर्डर कोरिलेटेड है। देखिए कोहार्ट गण यानी ऑर्डर के साथ सहसंबंध रिलेटेड समूह है। जॉर्ज बेंथम तथा हुकर ने अपनी पुस्तक जेनरा प्लांटेरम में पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने कोहार्ट के वर्गीकरण को की एक श्रेणी के रूप में प्रयोग किया। कोहार्ट वर्तमान वर्गीकरण के गण के सामान्य होते हैं। कोहार्ट वर्तमान वर्गीकरण में गण के सामान्य होते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाइए। देखिए क्लासेस आपकी लगातार चलेंगी, अब क्लासेस में कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस पेपर दोनों टाइम चलेगा, एग्जाम पॉइंट्स आ जाएंगी, और उसके बाद फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो ही गई है तो क्लास आपकी चलती रहेगी। तो ये सब मिला करके आपको लाभ मिलता रहे। क्लासेस में आप चाहेंगे तो आप बड़े आराम से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। हम छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें लिखते जाएंगे, तो आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते चलना चाहेंगे तो चल सकते हैं, जो कि आपके लिए एकदम निःशुल्क है। चैनल पे कोई भी क्लासेस, कोई भी मटेरियल आपके लिए निःशुल्क है, आपको कोई भी पैसा इसके लिए पे नहीं करना है। बस आपको चैनल के साथ जुड़ना है और जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके आपको आगे की दिशा में बढ़ जाना। ठीक है, चलिए। सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमैटिक्स को भी कहा जाता है
न्यू सिस्टमेटिक्स इंट्रोड्यूस बाय द सर जूनियल हेक्सले इज आल्सो कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे फोनेटिक्स, फेनेटिक्स, क्लेडेस्टिक्स, कीमोटैक्सोनॉमी, मोर देन वन, नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए नन ऑफ दीज आपका आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आगे सर जूलियन हेक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमेटिक्स को, सर जूलियन हेक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमेटिक्स को बायोसिस्टमेटिक्स भी कहा जाता है। यह वर्गीकरण जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, आकृति विज्ञान, मार्फोलॉजी, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी आदि लक्षणों के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15/12/2023 ये भी सेकंड टर्म में पूछा गया प्रश्न आपका है, सेकंड टीआरई में पूछा गया प्रश्न आपका है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़िए। जाति व उपजात के बीच की कोटि श्रेणी को कहते हैं, जात और उपजात के बीच की कोटि श्रेणी को कहते हैं सहोदर जात, अर्धजात, अधिजात और उपजात। तो कह रहा जात और उपजात के बीच की श्रेणी को क्या कहा जाता है? सहोदर जात, अधिजात, अधिजात या उपजात। कह रहा बॉर्डर लाइन केजेस बिटवीन द स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग कहते हैं सेमी स्पीसीज। टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उपजात जात से नीचे की श्रेणी को कहते हैं, जात व उपजात के बीच की श्रेणी को अर्धजाति कहते हैं। दो ऐसी जातियां जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती, सहोदर जात कहलाती है। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था किसने? बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था जो है लैमार्क ने। ठीक, द टर्म बायोलॉजी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लैमार्क, किसने कराया था? लैमार्क ने। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु ने बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, अरस्तु को क्या कहते हैं? बायोलॉजी का पिता। बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस। और बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्नों के उत्तर एकदम बताते रहिए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? आसान है इसलिए ज्यादा हम इस पे कोई डिस्क्रिप्शन बेफालतू टाइम पास नहीं, सीधे सीधे प्रश्न करिए, आगे बढ़िए। देखते चलिए कहाँ कहाँ प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए। निम्नलिखित में से, अच्छा मैं बता दूं ये घटना चक्र से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। घटना चक्र की किताब मार्केट में अवेलेबल है, आपकी इच्छा हो स्वेच्छा हो ले लीजिए, वरना पूरी बुक मैं आपको करवाऊंगा, आप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे खाली बैठे हैं तो ऐसे प्रश्नों को सुनते रहिए, आपको लाभ ही मिलेगा। देखिए मैं बहुत फेक चीजें नहीं बोल पाता, सीधे सीधे बोलता हूं, तो आप आराम से बैठ करके सुन रहे हैं, सुनते रहिए, आपको इस प्रश्न का रिवीजन भी होता रहेगा, प्रश्न को देखते रहिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, प्रश्न आपके सामने से गुजरता रहेगा। बहुत सारे, देखिए बात को थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षक हैं, किसी किसी स्कूल में कुछ प्राइमरी लेवल पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग जूनियर लेवल पढ़ा रहे हैं, कुछ पीजीटी लेवल पे लेक्चरर पद पे पढ़ा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं। अब उनके लिए समस्या क्या है कि स्कूल में उनके पास समय की बड़ी कमी होती है। ठीक, अब उनको पढ़ना है। अच्छा, कुछ हमारी बहनें हैं जो गृहिणी हैं, अब वो घर में बैठी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए अपने किसी रोजी रोजगार में लगी हुई बहनें हैं, वो भी फंसी हुई, अब उनको भी चाहिए भाई पढ़ना है। तो क्या काम करिए, आप जब बैठे रहिए क्लास में अपना ईयरफोन लगाइए, क्लास में चलने दीजिए, क्लास में नहीं भाई, जब आप फ्री बेल में बैठे ईयरफोन लगा दीजिए, चलता रहता प्रश्न आपके सामने से गुजरता रहता, उतनी मोटी किताब कैरी करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। मैं तेज स्पीड से वैसे भी बोलता हूँ, और कुछ अपने चाहे तो स्पीड बढ़ा लें, बस प्रश्न अपने सामने से गुजरता रहेगा, आपका याद हो, चूंकि सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है, सब पढ़े हुए हैं, बस भूल रहा है, उसे रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने का इससे आसान जरिया मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा था, जिससे मैं सोच रहा था कम समय में ज्यादा रिवीजन कैसे करा सकें, तो फिर मुझे लगा कि विकल्प सही है और इस विकल्प के माध्यम से मैं आपके सामने आ गया। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए जहां तक जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? बताइए भाई, नाम पद्धति, वर्गीकी, कार्यकी और सस्य विज्ञान कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द लिविंग वर्ल्ड? तो साइंस जो क्लासिफिकेशन से संबंधित है टेक्सोनॉमी कहते हैं, और राजस्थान में 2022 में जो पेपर हुआ था स्कूल लेक्चरर का, उसी में पूछा गया है। कह रहा है वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों को सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकरण
उनका जैविक नामकरण और उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता। वर्गीकी के पिता कौन थे? अब वही प्रश्न थोड़ा घुमा के भाषा शैली के साथ है। वर्गीकी के पिता कौन थे? तो आप कहेंगे फादर ऑफ जो है टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। 2009 में पूछा गया प्रश्न। आगे बढ़ जाए। देखिए, कह रहा कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति द्विपद नामकरण प्रस्तुत की थी तथा जीवों के वैज्ञानिक नामकरण किया था। डी कैंडोल ने सर्वप्रथम टेक्सोनॉमी शब्द खोजा था। अब देखिए, एक प्रश्न यहीं पे छुपा हुआ है। डी कैंडोल ने सर्वप्रथम टेक्सोनॉमी शब्द को खोजा था। ठीक। उसके बाद उन्होंने यह शब्द सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में, उन्होंने यह प्रश्न सर्वप्रथम कब? 1813 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक। कब? 1813 ईस्वी में उन्होंने इस प्रश्न को क्या किया था? 1813 ईस्वी में थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिक कह रहा थ्योरीज एलिमेंटायर डीला बॉटनिक में प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का दोनों का पिता कहा जाता है। फिर भाई देखिए, प्रश्न आपके 2000 में प्रश्न पूछा गया है। टेक्सोनॉमी शब्द खोजा गया किसके द्वारा? तो द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय ए डी कैंडोल आपका सही आंसर हो जाएगा। डी कैंडोल आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। वानस्पतिक नामकरण के अंतर्गत कोड में होता है 6 सिद्धांत, 4 सिद्धांत, 2 सिद्धांत, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बिहार में पूछा गया प्रश्न है, अभी जल्द का ही प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया है। इंटरनेशनल कोड ऑफ द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कंप्राइजेज 6 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स, 2 प्रिंसिपल्स, मोर देन 1 और नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर होगा 6 प्रिंसिपल आपका सही आंसर है। और ये पूछा गया है बिहार में स्कूल टीचर में 26/2/2023 को 6 प्रिंसिपल आपका 26/8/2023 को। वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पौधों को दिए गए औपचारिक नामों के वैज्ञानिक नामकरण से जुड़े नियमों और सिफारिशों को संदर्भित करती है। वानस्पतिक नामकरण बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर अंतर्राष्ट्रीय कोड में 6 सिद्धांत हैं। इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, अरस्तु को, जॉन रे को, निम्नलिखित में से एक से अधिक और उपरोक्त में से एक को कम। तो जैविक वर्गीकरण व्हिच ऑफ द एमंग ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो कैरोलस लिनियस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जनक कहा जाता है। स्कूल टीचर में पूछा गया बिहार में। कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं आती है? वंश और जात, वर्ग और गण, संघ और कुल, जगत और वर्ग। कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं आती है? बताना। द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कैरोलस लिनियस वाज डिवाइड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो फाइलम और फैमिली कौन नहीं आते हैं? फाइलम और फैमिली। पीजीटी 2011 में 21 में पूछा गया प्रश्न है। कैरोलस लिनियस अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत, पादप जगत और जंतु जगत में बांटा। जगत के वर्गों को गण में, जगत को वर्गों में, वर्गों को गण में तथा गण को वंश में तथा वंश को जाति में बांटा। इनके वर्गीकरण में संघ मतलब फाइलम तथा फैमिली कुल का वर्णन नहीं है। जीवधारियों के नाम रखने की द्विनाम पद्धति इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसीलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था कहलाती है। श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था वर्गीकरण विज्ञान, पदानुक्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि इसका द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरीज इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, हेरेडिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो ये भी आपका वनस्पति विज्ञान में पूछा गया है 15/12/2023 को। सही आंसर है मोर देन 1। क्या है डिस्क्रिप्शन, ये देखते हैं।
श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था डिसेंडिंग अरेंजमेंट पदानुक्रम हिरेर्ची कहलाती है। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। किंगडम, फाइलम और या डिवीजन, फाइलम और डिवीजन दोनों इक्वल होते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज पदानुक्रम है। उच्च रैंक अधिक सामान्य विवरण देता है। जैसे जैसे हम पदानुक्रम में नीचे उतरते जाते हैं जीवन रूपों का वर्णन और अधिक विशिष्ट होता जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वर्गीकरण की उप प्रजातियों के समकक्ष आवश्यक है? पारिस्थितिकी प्रजातियां, सेनो प्रजातियां और इकोटाइप्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज द इक्विवेलेंट टू सब स्पीसीज ऑफ क्लासिकल टेक्सोनॉमी? तो सीनो स्पीसीज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सीनो स्पीसीज। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं। सीनो प्रजातियां शास्त्रीय वर्गीकरण क्लासिकल टेक्सोनॉमी की उप प्रजातियों के समकक्ष होता है। सीनो प्रजातियां एक जटिल जीनोटाइप की संभावित अभिव्यक्तियों का योग होता है। कौन सा वर्ग समवर्ग नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा है जो समवर्ग नहीं है? इकोटाइप, प्रजाति, जाति, गण। तो कौन सा जो है समवर्ग नहीं है? देखिए, जाति, प्रजाति और गण वर्गीकरण के समवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं, जो इस वातावरण में रहने के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित होते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए। आगे पूछ रहा है यहाँ पे, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपके पास द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंगलर है, प्रांटल है, हचिंसन है, ओसवाल्ड टिप्पो है। तो सही आंसर आपका हचिंसन है। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक जॉन हचिंसन है। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जात वृत्ति पद्धति की जानकारी अपनी इसी पुस्तक में दी। निम्नलिखित में से कौन सा एंगलर और प्रांटल वर्गीकरण प्रणाली के अवगुण है? इन दोनों का दोष क्या है ये बताना है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री से पहले रखा गया था। द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा गया था। जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री के बीच रखा जाता है। जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द डिमेरिट्स ऑफ द एंगलर एंड प्रांटल system of classification? Dicotyledon are placed before monocotyledon. Dicotyledon are placed after monocotyledon. Gymnosperm are placed among dicotyledon. Gymnosperm are placed between dicotyledon and monocotyledon. तो सही आंसर है डाइकाटिलीडन आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकाटिलीडन। एंगरल और प्लांटल वर्गीकरण के अनुसार एक बीजपत्री दो बीजपत्री की तुलना में अधिक आदिम है, अर्थात दो बीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा जाता है, जबकि बेंथम और हुकर के अनुसार द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री से पहले रखा गया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों का विकास एक बीजपत्री पौधों से ही हुआ है, तो इसलिए इसको अगर आगे रखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। लीनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की जो भी। लीनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की सिस्टमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनरा प्लांटेरम में, फिलोसफिया बॉटनिका में। तो आपका लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन, तो आप कहेंगे स्पीसीज प्लांटेरम में। उन्होंने सबसे पहले अपना ज्ञान कहाँ दिया था? स्पीसीज प्लांटेरम में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी अभी आपके बहुत पीडीएफ्स हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आपका 25 से 30 मिनट का ही रहेगा, तो उससे बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे। लगभग 24 मिनट का वीडियो हो गया है। इसके बाद की आगे की बात हम लोग करेंगे। यहाँ से हमें करना है सिस्टमा नेचुरी से 5वें पेज से 10वें पेज तक चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो हो सकता है दूसरा बड़ा हो जाए या कई प्रश्न रिपीटेड आ जाएंगे, तो वीडियो भी आपका छोटा रहेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।